हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सेकंड चैप्टर। और सेकंड चैप्टर जो विश्व की घटनाएं थी 1945 में, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो तनाव छाया हुआ था, उसके आगे की घटनाओं का जिक्र है। वर्तमान में भी जो आपकी पॉलिटिक्स है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, उसको भी ये ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित करती है ये घटना, जिसमें हम पढ़ेंगे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के बारे में। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी क्या थी? आपने देखा कि 1945 में 1945 में जब वर्ल्ड वार खत्म हुआ तो विश्व दो गुटों में बट गया। 2 पोल्स होगी, 2 सुपर पावर्स होगी, और 2 सुपर पावर के कारण विश्व में बायोपोलैरिटी एक शब्द आया। बायोपोलैरिटी का मतलब होता है विश्व 2 भागों में बट गया, 2 पोल्स में बट गया। एक सुपर पावर यूएसए थी और दूसरी पावर यूएसएसआर थी। ये अकेली नहीं लड़ रही थी, बल्कि अपने साथ बहुत सारे देशों का गुट बनाए हुए थी। और इस वजह से संसार जो है वो बायोपोलैरिटी नाम की जो फीचर्स थी उससे उसकी मतलब पॉलिटिक्स प्रभावित हो रही थी। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स जो है बायोपोलैरिटी से प्रभावित हो रही थी। उसके बाद क्या हुआ, 1990 तक ये सिस्टम चलता रहा, लेकिन धीरे धीरे उन दोनों में संधियां हुई, जैसे मैंने पिछले चैप्टर में पढ़ाया, एनपीटी, सीटीबीटी, जिसके द्वारा उन्होंने अपनी टेंशन जो दोनों देशों की थी वो रिलीज हुई। साथ साथ में जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है वो बदलती रही। बहुत सारे ऐसे देश थे जो इनके डोमिनेशन से तंग आ चुके थे, मतलब इनके दबाव से निकलना चाहते थे, इन देशों के दबाव से निकलना चाहते थे। उन्हें अब भारत जैसे देशों की जो सॉवरेनिटी थी वो अच्छी लगने लगी थी। दूसरी बात, दुनिया तेजी से बदल रही थी इन इकोनॉमिक फील्ड में। जो यूएसएसआर से प्रभावित देश थे, सोशलिस्ट देश, वो पीछे जाते जा रहे थे। वो ग्लोबलाइजेशन के युग में एक ऐसी संस्था को या ऐसे सिस्टम को ढो रहे थे जो ग्लोबलाइजेशन के युग में फिट नहीं बैठती थी। मतलब आप सरकारी उद्योग चला रहे हैं, आप मार्केट को ओपन नहीं कर रहे दूसरे देशों से, निवेश नहीं आ रहा आपके देश में, दूसरे देशों में आप माल बेच नहीं पा रहे या वहाँ का माल खरीद नहीं पा रहे। एक ग्लोबलाइज वर्ल्ड में इस तरह की चीजें आप बर्दाश्त नहीं कर पाती आपकी इकोनॉमी, और आपकी इकोनॉमी स्टैग हो जाती है। स्टैग का मतलब आपकी इकोनॉमी स्थिर हो जाती है। दूसरे देशों से आपके डॉलर आने बंद हो जाते हैं, आपकी करेंसी आने बंद हो जाती है। तो इस तरह से अर्थव्यवस्था झेल नहीं पाती और इस अर्थव्यवस्था पतन की ओर चली जाती है। दूसरे जो सोवियत सिस्टम था वो बहुत हार्ड इस वजह से था क्योंकि सारा गवर्नमेंट सिस्टम था, जो ब्यूरोक्रेसी थी वो छाई हुई थी, और ब्यूरोक्रेसी पब्लिक से अच्छी तरह से डीलिंग नहीं कर पा रही थी। सरकारी उद्योगों के कर्मचारी निकम्मे हो चुके थे, माल का प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, बेनिफिट नहीं हो रहा था, और जो चीजें सोवियत यूनियन ने अपने लोगों को दी थी वो अब धीरे धीरे सोवियत गवर्नमेंट प्रोवाइड करने में असफल हो रही थी, फेल हो गई थी वो। जैसे उन्होंने एक बड़ा अच्छा राइट टू वर्क का अधिकार दिया हुआ था कि अगर आपके पास काम नहीं है तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की है। इस तरह के अधिकार, जैसे बुढ़ापा पेंशन है, बच्चों को पालने के लिए पैसे हैं, वो अब असमर्थ थी क्योंकि इकोनॉमी डाउन हो चुकी थी। इकोनॉमी जो है वो विश्व स्तर पर काम करने योग्य नहीं रही थी। काम करने का मतलब कंपटीशन करने के योग्य नहीं रही थी। सोवियत यूनियन की फैक्ट्रियों में जो टेक्नोलॉजी यूज होती थी वो बड़ी हैवी और बड़ी कबाड़ टाइप थी, जबकि अमेरिका और दूसरे यूरोपियन देश, उनकी जो टेक्नोलॉजी है वो बड़ी लेटेस्ट थी। दूसरी, बहुत सारे हथियारों पर पैसे चले गए थे रशिया के, इस वजह से। और फिर कुछ लीडर ऐसे आए जिन्होंने रशिया में लिबरलाइजेशन को महत्व दिया। क्योंकि समय की डिमांड थी कि लिबरलिज्म प्रोवाइड किया जाए, मतलब फैक्ट्रियों में प्राइवेटाइजेशन किया जाए, ओपन मार्केट की जाए, विश्व की मंडियों से तालमेल स्थापित किया जाए, वहाँ का माल अपने देश में आने दिया जाए, वहाँ के पूंजीपतियों को यहाँ फैक्ट्री लगाने की अनुमति दी जाए। तो इस तरह से ये एक ऐसी घटनाओं की श्रृंखला है। ये सिर्फ यूएसएसआर की कहानी नहीं है,
भारत जैसे देशों पर भी इसका बहुत सारा प्रभाव पड़ा। आपको पता 1991-90 में भारत ने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी को अपना लिया था, ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन को अपना लिया था। वो इसीलिए था क्योंकि सोवियत यूनियन के प्रभाव में भारत भी इन सोशलिस्ट पैटर्न को अपनाए हुए था, जिसके कारण हमारी भी इकोनॉमी बहुत डाउन चली गई थी और हमारी इकोनॉमी मतलब बिल्कुल ठंडे बस्ते में चली गई थी। कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा था, सरकारी खजाने खाली पड़ी थे। और जब हमने ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई तो फिर से हमारी जो इकोनॉमी थी उसमें रीबूस्ट आया और देश तरक्की करने लगा। जितने भी सोवियत से मिलकर देश थे वो अब सोवियत के प्रभाव से अपनी दोबारा से मुक्त होना चाहते थे और सोवरेनिटी प्राप्त करना चाहते थे। उन्हें लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया बड़ी अच्छी लग रही थी। वो चाहते थे कि हम अमेरिका और यूरोपियन देश जो तरक्की कर रहे हैं हम उनसे व्यापार करके उनका फायदा उठाएं। हम क्यों एक ऐसी बंद दुनिया में जी रहे हैं जहां हमारा नुकसान ही नुकसान हो रहा है। तो इस वजह से ये एक पूरी घटनाओं की श्रृंखला और उसके बाद जो शीत युद्ध था, कोल्ड वार था, वो खत्म हो जाता है। जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है रशिया टूट जाता है, डिसइंटीग्रेशन, और ये देश जो है आज़ाद हो जाते हैं। और इन देशों ने जहाँ पहले सोशलिस्ट सिस्टम अपनाया था अब वो पूंजीपति और जो प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम है, ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया, उसमें शामिल हो जाते हैं। और जो गुट नाटो जैसे गुट उनके देश के विरुद्ध में, उनके गुट के विरुद्ध बने थे, वो उन्हीं में शामिल हो जाते हैं। तो एक बड़ा सरप्राइज सा माहौल था ये उस टाइम विश्व के लिए। और वर्तमान में भी ये चीज़ इफेक्ट कर रही है क्योंकि लंबे समय तक रशिया जो है फिर अपने आप को रिबूस्ट करने में, रिबिल्ड करने में लगा रहा और विश्व की पॉलिटिक्स पर सिर्फ एक ही अमेरिका छा रहा, जिसको हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। हेजेमनी उसकी स्थापित हो गई। ये जो चैप्टर है वो घटनाओं के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है, 1990 का जो काल है, क्योंकि इससे विश्व पॉलिटिक्स बिल्कुल बदल जाती है। लंबे समय से चला आ रहा जो टेंशन है वो दूर हो जाता है। लंबे समय से जो एक आइसोलेट में जी रहा होता है रशिया और उसके देश सोशलिस्ट पैटर्न के, वो खत्म हो जाता है। आइडियोलॉजी जो एक दूसरे से टकराती थी, लिबरल की और सोशलिज्म की या कम्युनिज्म की, वो भय खत्म हो जाता है। उनमें आइडियोलॉजीज का जो टकराव था वो खत्म हो जाता है और जो साम्यवादी विचारधारा का बुरी तरह से पतन होता है और एकदम लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन जो लिबरल विचारधारा मानी जाती है उसका उत्थान होता है सारे विश्व में। आज विश्व में लिबरलिज्म छाया हुआ है। एक आध देश बचा है जो कम्युनिस्ट है, जैसे चाइना वगैरह, लेकिन चाइना ने भी पॉलिटिक्स रूप से तो कम्युनिज्म को अपनाया है बट इकोनॉमिक रूप से वो भी लिबरल बना हुआ है। इसी तरह नॉर्थ कोरिया है, जैसे वहाँ वैसे अभी तानाशाही है कम्युनिस्टों की बट वहाँ भी वो लिबरलाइजेशन की प्रक्रिया में शामिल होने जा रहे हैं। तो इस तरह से एक घटनाओं की अगर देखें, घटनाओं की दृष्टि से एक पूरा ही चैप्टर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का बदल जाता है। एक ड्रामेटिक चेंज होता है विश्व की पॉलिटिक्स में। आपको चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें एक सामने दीवार दिखाई दे रही है बड़ी सी और यहाँ दीवार नहीं है। इसका मतलब बर्लिन की दीवार का जिक्र आया था जो 1967 के आसपास बनी थी। बट जैसे जैसे दोनों देश पावर्स के रिलेशन अच्छे हुए, टेंशन खत्म हुई, तो जर्मन वासी भी वो दोबारा से उनका जो प्राइड था वो दोबारा जागा और उन्होंने अपने शहर में जो खिंची हुई बर्लिन में बीचों बीच दीवार थी वो खत्म हो गई। ये प्रतीक था कि सोवियत यूनियन अब का जो दबदबा था जर्मनी में नहीं रहा और सोवियत संघ इस काबिल नहीं रहा कि वो इस दीवार को भी बचा सके। ठीक है ना, ये सिंबल होते हैं किसी भी चैन के टूटने के। ये बर्लिन की दीवार से ही शुरू होती है चीजें। द बर्लिन वॉल विच हैड बीन बिल्ट एट द हाइट्स ऑफ कोल्ड वार। और जब इस तरह की दीवारें बनती है तो पता है ना, तो इसका मतलब टेंशन बहुत ज्यादा। जैसे एक घर में दो भाई रहते थे, दोबारा से उनके बीच में दीवारें खिंच गई तो इसका मतलब उनके दिमागों में बड़ी दीवार हो गई, लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ गई तो दीवारें खिंच गई। तो इसी तरह सोवियत यूनियन और अमेरिका की ये चरम शिखर पे लड़ाई थी जब ये दीवार खिंची। ये ग्रेटेस्ट सिंबल था जो
89 में टूट गई। 89 में, ये डेट याद रखना कि बर्लिन की दीवार कब बनी और कब गिरी 89 में। दिस ड्रामेटिक इवेंट वाज फॉलोड बाय एन इक्वली ड्रामेटिक एंड हिस्टोरिक चेंज ऑफ इवेंट दैट लीड टू द कोलैप्स ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड एंड ऑफ कोल्ड वॉर। तो ये एक ड्रामेटिक, बहुत ही सरप्राइज इवेंट था, बहुत ही ऐसा मोड़ था घटनाओं का कि जो चेन घटनाओं की बनी हुई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, जिसके कारण कोल्ड वॉर चला हुआ था, वो कोल्ड वॉर का खात्मे के साथ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर से चीजें आ रही थी चली, वो भी खत्म हो जाती हैं। जर्मनी डिवाइडेड आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। जर्मनी को दो भागों में बांट दिया था। एक तरफ यूएसए के अंडर में चली गई जर्मनी, और एक यूएसएसआर के दोबारा से एक हो गई, यूनिफाइड हो गया, और आज जर्मनी बहुत शक्तिशाली देशों में आती है। वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, द 8 ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज दैट वर पार्ट ऑफ। अब ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री किसके लीडर में चल रहा था? यूएसएसआर के लीड में चल रहा था। और वेस्टर्न यूरोप हमेशा अमेरिका के साथ है, आज भी अमेरिका के साथ है वो, ठीक है। थोड़ा सा डोनाल्ड ट्रंप ने उनको छेड़खानी कर दी थी, जर्मनी वगैरह ने अलग से फैसले लेने शुरू कर दिए थे, वो कभी हम डिस्कस करेंगे। अभी हाल फिलहाल की घटनाएं हैं ये। जैसे ईरान पे एक परमाणु समझौता हुआ था, तो डोनाल्ड ट्रंप उस समझौते से बाहर आ गए थे, बट जर्मनी की जो चांसलर है उसने कहा कि नहीं, हम बाहर नहीं आएंगे, हम आपके साथ, आपके बिना भी ये समझौता कायम रखेंगे। इसी तरह पेरिस समझौता हुआ था, यूरोपियन देश उसमें शामिल थे, अमेरिका बाहर आ गया उस समझौते से, बट जो यूरोपियन देश थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस समझौते में बने रहेंगे। तो अब थोड़ी थोड़ी ऐसी घटनाएं हुई हैं कि वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री थोड़े से अमेरिका की से हटने लगे थे, बट दोबारा से ये जो बिडान आए हैं तो शायद दोबारा से वो फिर एक जैसे ही फैसले लेने शुरू कर दें। तो देखते ही देखते जो ईस्ट यूरोपियन 8 स्टेट थी, देखो इनका एक संघ बना हुआ था जिसे फेडरेशन बोलते हैं यूएसएसआर का। बट इस फेडरेशन की एक विशेषता ये थी कि इसमें लिखा हुआ था कि आप कभी भी आज़ाद हो सकते हो। जैसे भारत में फेडरल सिस्टम है, वहाँ कभी भी आज़ादी की हम देते नहीं हैं कि हमारी कोई हरियाणा, पंजाब या दिल्ली कोई अलग हो जाएगी स्टेट, ऐसा कभी होगा नहीं। लेकिन यहाँ एक इनके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि आप कभी भी इससे आज़ाद हो सकते हैं। तो 8 स्टेट अलग हो गई रशिया से। सॉरी, मोबाइल डाटा ऑन करने के बाद ही आएगा। और सोवियत स्टूड एज रिस्पॉन्स एज द मास डेमोन्स्ट्रेशन। और लोग, जो सरकार है सोवियत की, जो यूएसएसआर की गवर्नमेंट थी, उसके खिलाफ प्रदर्शन होने लगे। द सोवियत यूनियन स्टूड बाय एज द कोल्ड वार बिगेन टू एंड। और इसके बाद सोवियत यूनियन भी कोल्ड वार खत्म होने के साथ सोवियत यूनियन भी बिखर गया। मतलब जो 15 देशों का समूह था वो अब कोल्ड वार की खत्म के बाद उसका भी डिसइंटीग्रेशन हो गया। नॉट बाय मिलिट्री मीन्स बट एज अ रिजल्ट ऑफ मास एक्शन। एक बात और है, इसमें कोई मिलिट्री के द्वारा नहीं ये डिसइंटीग्रेट हुआ, ये तो लोगों ने, एक साधारण से लोगों ने विरोध कर दिया बस कि हम यूएसएसआर के साथ अब रहना नहीं चाहते, अब हम इससे अलग होना चाहते हैं, हमें इससे कोई फायदा नहीं है। अब इवेंचुअली द सोवियत यूनियन इटसेल्फ डिसइंटीग्रेटेड। और इस तरह से खुद सोवियत यूनियन ही डिसइंटीग्रेट हो गया। ये इन दिस चैप्टर वी डिस्कस द मीनिंग, द काजेज एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड कौन सा था? अमेरिका और उसके साथी देश। सेकेंड वर्ल्ड रशिया और उसके साथी देश। और थर्ड वर्ल्ड भारत और उसके साथी देश। ठीक है, थर्ड वर्ल्ड वो देश हैं जो 1945 के बाद आज़ाद हुए और विकास कर रहे हैं अभी। वी आल्सो डिस्कस व्हाट हैपेंड। ये सारी जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, उसके कारण क्या थे, उसके परिणाम क्या निकले और उसका फिर वर्ल्ड पॉलिटिक्स में क्या प्रभाव निकला। और ये आप देखते हो, जर्मन की दीवार को गिराने के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं। 1961 में ये दीवार बनी थी।
और वेस्ट जो जर्मनी थी वो किसके अंडर में आ गई थी? वो वेस्ट जर्मनी अमेरिका के अंडर में आ गई थी। ईस्ट बर्लिन जो है या जर्मनी हम कह सकते हैं, वो रशिया के अंडर में आ गई थी। और ये एक प्रतीक था। वेस्ट जर्मनी में कैपिटलिस्ट शासन कर रहे थे, ईस्ट जर्मनी कम्युनिस्ट शासन कर रहे थे, ठीक है। और 28 साल तक सेपरेट ईस्ट बर्लिन एंड वेस्ट बर्लिन द मोर देन किलोमीटर्स लॉन्ग वॉल स्टूड ऑफ 28 years and was finally by the people in 9th October 89. This marked the unification of the two Germany and the big end of the communist bloc. ठीक है, ये 28 साल तक खड़ी रही। 1961 में बनी, 89 में लोगों ने इसे उखाड़ फेंका, एक हो गई जर्मनी। और ये प्रतीक था यूएसएसआर के बिखरने का, क्योंकि अब ये लगने लगा था कि यूएसएसआर जो है वो इस काबिल नहीं रहा कि इस दीवार को बचा सके, मतलब जर्मनी पर होल्ड रख सके। अब हम पढ़ते हैं सोवियत सिस्टम क्या था। ठीक है, सोवियत सिस्टम क्या था, मतलब सोवियत किस सिस्टम के तहत, किस गवर्नमेंट के तहत काम कर रहा था। और मैंने ये बता दिया था आपको, ये कम्युनिस्ट सेटअप था। 1917 में जो कम्युनिस्ट क्रांति हुई थी उसके अंडर में ये काम कर रहा था। द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कम इनटू बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया इन 1917। आपको पता है सोवियत सोशलिस्ट का पूरा नाम है, ये पढ़ लेना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ये 1917 में कब आया? जब व्लादिमीर लेनिन, 1924 में इनकी डेथ हुई थी, इनके नेतृत्व में रशिया में बोल्शेविक क्रांति आई। बोल्शेविक क्रांति के द्वारा जो जार थे और कैपिटलिस्ट सिस्टम था वो उखाड़ फेंका गया, उसकी जगह सोशलिज्म का आइडिया अपनाया गया। और वो सोशलिज्म का आइडिया आपको पता है कैपिटलिज्म के खिलाफ था, मतलब वो उद्योगपतियों के खिलाफ था, जिसमें प्राइवेटाइजेशन होता है पूंजी का, एक व्यक्ति के हाथ में या कुछ व्यक्तियों के हाथ में पूंजी चली जाती है, रिच और पुअर का गैप ज़्यादा होता है। इसकी बजाय वो ऐसी सोसाइटी, इक्वालिटी के सिद्धांत पर चलने वाली सोसाइटी लेके आए जिसमें गरीब और अमीर का कोई भेदभाव ना हो। दिस वॉज परहैप्स द बिगेस्ट अटेम्प्ट इन ह्यूमन हिस्ट्री टू अबॉलिश द इंस्टीट्यूशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। और ये सबसे बड़ी क्रांति थी इस संसार में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी और पूंजीपतियों को ख़त्म करने के लिए और समाज में इक्वालिटी के सिद्धांत पर चलने वाली क्रांति थी। इन डूइंग सो द मेकर ऑफ द सोवियत सिस्टम गेव प्राइमेसी टू द स्टेट एंड द इंस्टीट्यूशन ऑफ पार्टी। और इस तरह से जो सोवियत सिस्टम के निर्धारक थे, फाउंडर थे, उन्होंने क्या कहा, स्टेट सर्वोपरि है, स्टेट की गवर्नमेंट, स्टेट के उद्योग होने चाहिए, स्टेट का सब कुछ होना चाहिए, स्टेट डिस्ट्रीब्यूट करे लाभ हानि को समाज में, जितनी भी इंस्टीट्यूशन हो वो स्टेट की हो, सरकारी हो, स्टेट का मतलब सरकारी हो। द सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम सेंटर्ड अराउंड द कम्युनिस्ट पार्टी। और दूसरी बात पॉलिटिकल लेवल पे देख लो, ये तो इकोनॉमिक लेवल पे थी कि सारी जो पूंजी है वो स्टेट के हाथ में होनी चाहिए। दूसरी बात पॉलिटिकल लेवल पे पार्टियों की राजनीति नहीं होनी चाहिए, इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इलेक्शन भी हो तो एक पार्टी ही होनी चाहिए और वो पार्टी होनी चाहिए कम्युनिस्ट पार्टी। उस पार्टी में ऐसे लोग शामिल होने चाहिए जो देश में कम्युनिज्म साम्यवाद का समर्थन करें, साम्यवाद का समर्थन करें, रिच और पुअर के गैप को ना माने, इक्वालिटी के सिद्धांत पर चले। एंड नो अदर पॉलिटिकल पार्टी एंड अपोजिशन वाज अलाउड। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और अपोजिशन पार्टी नहीं होनी चाहिए। द इकोनॉमी वाज प्लान्ड एंड कंट्रोल बाय द स्टेट। और इकोनॉमी प्लानिंग के आधार पर चलनी चाहिए। जो 5 ईयर प्लान है वो हमने रशिया से ही लिए थे, ये मैं पढ़ा चुके हैं आपको। और ये 5 ईयर प्लान स्टेट के द्वारा बनाए जाने चाहिए और सारे प्लानिंग स्टेट के द्वारा कंट्रोल्ड होने चाहिए। ओके, उसके बाद है आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद द ईस्ट यूरोपियन कंट्री, सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 की बात बता रहा है ये, जो यूरोपियन कंट्रीज थे, जो सारी सोवियत के पड़ोसी जो हैं, उनको
सोवियत आर्मी हैड लिबरेट फ्रॉम द फैसिनेट फोर्स कम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। जो फासिस्ट जर्मनी थी या इटली थी, बहुत सारे ईस्टर्न यूरोप उनके कंट्रोल में थे। पोलैंड था, जैसे ऑस्ट्रिया था, हंगरी था। अब इन्होंने सोवियत आर्मी ने इनको आजाद करवा लिया। सोवियत संघ ने 1917 के बाद इतनी प्रोग्रेस की थी कि वर्ल्ड में ये छाया हुआ था। और सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो फासिस्ट शक्तियां थी उनका पतन हो गया और बहुत सारे मोस्टली जो देश हैं वो सोवियत आर्मी ने आज़ाद करवा लिए और अपने में शामिल कर लिए, उनका कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। इसका मतलब एक शासक ने से निकलकर दूसरे शासक के अंडर में आ गए वो तो। द पॉलिटिकल एंड द इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ ऑल दिस कंट्री वर मॉडल्ड आफ्टर द यूएसएसआर। और जो राजनीतिक और इकोनॉमिक आर्थिक सिस्टम था वो यूएसएसआर के हाथों में चलने लगा। वहाँ सरकारें जो होती थी कठपुतली होती थी यूएसएसआर के। जैसे आपने 9th में पढ़ा पोलैंड की सरकार किस तरह से साम्यवादी सरकार के अंडर चलती थी। दिस ग्रुप ऑफ कंट्री वाज कॉल्ड सेकंड वर्ल्ड वॉर। ऐसे जो देश थे जो यूएसएसआर के नेतृत्व में चल रहे थे उन्हें सोशलिस्ट ब्लॉक बोलता थे या सेकंड वर्ल्ड बोलते थे। द वार्सा पैक्ट मिलिट्री अलायंस होता था जो नाटो के खिलाफ बना था 1955 में। वार्सा पैक्ट ये इसके इकट्ठे सदस्य थे और उनमें एक उसका लीडर यूएसएसआर था और वो कहता था कि अगर आप पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का सलूशन हम मिलकर करेंगे। द सोवियत यूनियन बिकम ग्रेट पावर आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद मैंने बताया ना बहुत ज़्यादा तरक्की की इस देश ने और हर तरह की चीज़ें सोवियत यूनियन में मैन्युफैक्चर्ड होने लगी, बनने लगी। सोवियत इकोनॉमी भी इतनी तेज़ी से ऊपर आई, वहाँ मशीनरी प्रोडक्शन हुआ, मशीनें बनी एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर, रोड निकाले गए, कनेक्टिविटी बहुत जो दूर के इलाके थे आपको पता है बहुत दूर तक फैला हुआ है, बहुत बड़ा देश है, उन एरियो को जोड़ा गया। और सबसे पता है बड़ा रेल मार्ग भी रशिया में ही है। इट हैड ए डोमेस्टिक कंज्यूमर इंडस्ट्री दैट प्रोड्यूस एवरीथिंग। और हर तरह के कारखाने वहाँ लगे हुए थे, हर तरह की प्रोडक्शन पिन से लेकर कार तक हर तरह की चीज़ें वहाँ पैदा होने लगी जिस तरह से यूरोपियन कंट्रीज़ में थी। द सोवियत स्टेट इंश्योर्ड ए मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और इन्होंने अपने संविधान में बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिखी, जैसे कहा कि हम हर सिटीजन को मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग देंगे। इसका मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, हेल्थ, एजुकेशन ये हम सभी को देंगे। एंड द गवर्नमेंट सब्सिडी सभी को देंगे। बेसिक नेसेसिटी हेल्थ की, एजुकेशन की, चाइल्ड केयर की, अगर बच्चे किसी से पल नहीं रहे तो हम पालेंगे। वेलफेयर स्कीम चलाएंगे, मतलब बुजुर्ग हैं या जो अपंग हैं उनको हम, अनएम्प्लॉयमेंट है जिसके पास मतलब संसाधन नहीं है, रोजगार नहीं है, उनको संसाधन हम देंगे। और लेकिन उसके बदले क्या है, सारी जो पूंजी है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, लैंड है, प्रोडक्टिव एसेट्स हैं, मतलब उत्पादनकारी जो उत्पादन जहाँ होता है, उद्योग हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, माइंस हैं, गैस एजेंसीज हैं, ऑयल फैक्ट्रीज़ हैं, वो सब किसके कंट्रोल में होगी? सोवियत स्टेट के कंट्रोल में होगी। मतलब हम आपको बदले में सब कुछ देंगे बट सारी चीज़ें सरकार के अंडर में होंगी। और सरकार के अंडर में होगी तो ब्यूरोक्रेसी शासन करेगी, मतलब सरकारी कर्मचारी अथॉरिटीज शासन करेंगी और मेकिंग लाइफ वेरी डिफिकल्ट फॉर इट्स सिटीजन। मतलब कुछ समय के लिए तो काम सही चलता रहा लेकिन बाद में ये जो ब्यूरोक्रेसी है बहुत रिजिड हो गई। डेमोक्रेसी की डिमांड करने लगे लोग कि जो फैसले ले सरकार वो हमसे पूछ कर लें, या जो ब्यूरोक्रेसी है वो लोगों को अवगत करवाए अपने डिसीजन से। ठीक है, तो इस तरह से धीरे धीरे जो रशियन गवर्नमेंट है लोगों की आवाज़ को दबाने लगी। 15 रिपब्लिक थे वो एक दूसरे से कंसल्ट करके यूएसएसआर से अलग होने की कोशिश करने लगे और धीरे धीरे रशिया के विरुद्ध यूएसएसआर के विरुद्ध प्रदर्शन होने लगे गवर्नमेंट के खिलाफ, और इस तरह से ये टूटने के कारण बना। थैंक यू।